दोस्तों बॉलीवुड में आप सबने ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे जिनमें कोई व्यक्ति एक्टर या फिर एक्ट्रेस अपने वकील की बजाय अपने मामले को खुद अपनी भाषा में कोर्ट के सामने रखता है। लेकिन टेक्निकली ये चीज गलत है, क्योंकि वो बॉलीवुड है, मूवीज का मामला होता है, वहां पर ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन वास्तविकता में चीजें कुछ अलग होती हैं। ऐसा ही केस निकल के आता है गुजरात हाई कोर्ट के सामने। गुजरात हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने एक ये दलील दी, एक व्यक्ति ने कोर्ट से ऐसी मांग करी कि वो वकील के माध्यम से नहीं बल्कि वो खुद अपने माध्यम से, यानी कि वो खुद अपने केस को लड़ेगा। अब इसमें ऐसी दिक्कत क्या थी? कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने डिमांड करी थी कि वो गुजराती भाषा में, यानी कि उसकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को वो जानता है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें वो अपना केस लड़ेगा। कोर्ट ने यहां पर मना कर दिया कि ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंग्लिश भाषा में ही काम करते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को इंग्लिश में ही अपना केस लड़ना पड़ेगा। अब यहां से कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं कि इतने सारे समय हो गया हमें स्वतंत्र देश हुए। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, ये आर्गुमेंट दे सकते हैं, सामान्यतः लोग ऐसा सोचते भी हैं कि इतने सालों के बावजूद भी अगर एक आम आदमी, वो आम आदमी को क्यों अधिकार नहीं है अपनी ही भाषा में अपनी दलील रखने का? क्या जो हमारे कोर्ट्स हैं, क्या जो हमारे न्यायालय हैं, वो आज भी औपनिवेशिक मानसिकता को लेकर बैठे हुए हैं? और सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा कि जब एमपीज, जब लोकसभा में, संसद के अंदर ऐसी कार्रवाइयां देशी भाषाओं में चल सकती हैं, तो कोर्ट के अंदर क्यों नहीं? क्या कोर्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़े कारण हैं जिनका यहाँ पर उनमें रिफॉर्म होना थोड़ा सा मुश्किल है? इस पूरे मुद्दे के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं तो अपनी इंटरप्रिटेशन और राय यहां पर बताऊंगा, आप लोग भी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? क्या ऐसे एक आम आदमी को अपनी भाषा में अपने जो विचार हैं या फिर अपना केस लड़ने की जो अनुमति है वो कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, या फिर कोर्ट को इंग्लिश छोड़ के जो अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं में आना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए हम इस पूरे मामले को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला है गुजरात हाईकोर्ट का। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमृतलाल परमार। अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति की एजुकेशन को आप देखोगे 10वीं पास व्यक्ति है, और ये व्यक्ति ने ये क्लेम किया कि वो पार्टी इन पर्सन बनना चाहता है। पार्टी इन पर्सन उसे कहते हैं कि अगर आप अपना केस लड़ना चाहते हैं, आप बिना वकील के डायरेक्टली अपनी तरफ से खुद पेश होना चाहते हैं, वकील की बजाय आप अपना केस खुद लड़ेंगे, तो उसे कहते हैं पार्टी इन पर्सन। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कोर्ट की एक समिति होती है जिसे कॉम्पिटेंस कमिटी कहते हैं। इस कॉम्पिटेंस कमिटी जो है ये जांच करती है, ये जो कॉम्पिटेंस कमिटी है ये जांच करती है कि अगर आप केस अपना खुद लड़ने वाले हैं, क्या आप कोर्ट की भाषा को समझ पाएंगे, क्या आपको लीगल नॉलेज है, क्या आप उन सभी चीजों की इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो कॉम्पिटेंस कमिटी ऐसे सर्टिफिकेट देती है। लेकिन यहां पर इनके मामले में, गुजरात के इस केस के मामले में, इस कॉम्पिटेंस कमिटी ने सर्टिफिकेट को देने से मना कर दिया, क्योंकि कॉम्पिटेंस कमिटी ने यह कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अभी केवल 10वीं पास है और इनको इंग्लिश नहीं आती है, ये गुजराती लैंग्वेज में जो अपना केस है वो केस लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज को मना कर दिया कि भैया यहाँ पर कोर्ट में केवल और केवल जो इंग्लिश भाषा है उसी में जो कार्यवाही है वो चलती है, इंग्लिश आपको आती नहीं है। क्यों? ये सवाल क्यों गड़ा? अब ये जो व्यक्ति थे ये दलील दे रहे थे कि साहब पहली बार नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पर मैं पहले भी ऐसे बहुत सारे मामलों में पार्टी इन पर्सन रह चुका हूं, अपने केसेस की सुनवाई खुद कर चुका हूं, तो अब भी मैं ऐसा यहां पर करना चाहता हूं, और वो गुजराती में अपनी बात रखना चाहते हैं। बहुत सारे आप में से लोगों का सवाल यह भी आ सकता है कि भाई कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति को अपनी जो मातृभाषा, उसकी अपनी जो देशीय भाषा है, उसमें क्यों नहीं उसे मौका मिलना चाहिए? बहुत सारे लोग इस सवाल को करेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी में बहस करने में कठिनाई होती है। यहां पर ये कह रहे हैं कि यार देखो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो न्याय पाने का अधिकार है, मुझे न्याय पाने का अधिकार नहीं होगा? कोर्ट के सामने मुद्दा ये आया, कोर्ट की जो बेंच थी, जो खंडपीठ इस मामले को सुन रही थी, उन्होंने ये कहा देखो साहब, मामला है कम्युनिकेशन का। आप गुजराती की बात कर रहे हैं, गुजराती हमको नहीं आती, हम इंग्लिश में मामला सुनते हैं, इंग्लिश आपको नहीं आती। कोर्ट ने उनको एक उपाय सुझाया। कोर्ट ने कहा आप ऐसा करो, समिति के पास जाओ कोर्ट के अंदर, वो आपको फ्री वकील प्रोवाइड कराएगी, जो वकील आपकी तरफ से लड़ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति गरीब भी है। अब एक सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर मान लीजिए जो कोर्ट है, क्या कोर्ट ऐसी जो रूरल, या फिर मैं कहूंगा सॉरी, जो हमारी वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस हैं, देशीय भाषाएं हैं, कोर्ट उनमें फैसले या फिर अपनी कार्यवाहियां क्यों नहीं कर सकती? पहला सवाल यह भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए जैसे आईएएस आईपीएस हैं, वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक आईएएस आईपीएस उत्तर का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति मणिपुर के अंदर काम कर रहा है, तो वो भी तो वहां पर अपना काम चला रहा है। इसी प्रकार से हर एक ऑफिसर, जब अखिल भारतीय सेवाओं के ऑफिसर होते हैं, पूरे देश के अंदर काम करते हैं, तो लैंग्वेज का जो बैरियर है उनके सामने तो नहीं आता, और आता भी है तो काम वो तब भी करते ही हैं।
दूसरा तर्क एक ये भी आता है कि जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जब सभी लोगों को अपनी बात रखने का देशी भाषा जो उनकी होती है उसमें अधिकार है, तो कोर्ट में ऐसे अधिकार लोगों को क्यों नहीं होने चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसी भी डिमांड करते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये चीजें जब और ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, जब आर्टिकल 21 यानी कि आपके जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों के तहत आपके जो न्याय की जो सेवाएं हैं, न्याय तक पहुंचने का आपका जो अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में आपका जो फंडामेंटल राइट आए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21 में जो सुनवाई का अधिकार आ रहा है, उस सुनवाई के अधिकार में न्याय तक पहुंच है। न्याय तक पहुंच का मतलब ये नहीं कि किसी भी भाषा में आप बहस करने का अधिकार है वो मांगने लग जाएं, जैसा कि यहां पर गुजरात के अंदर मांगा गया। भाषा की बाधा से उत्पन्न असमानता को लीगल एड यानी कि फ्री लॉयर देकर यहां पर दूर करने की बात कर सकते हैं। जैसा कि कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप समिति के पास जाइए, जो नालसा सालसा एक्ट के माध्यम से जो फ्री लीगल एड सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, उसके माध्यम से आप आ सकते हैं। फ्री लीगल एड के बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो हमारे हैं, उन निदेशक तत्वों की सहायता से जो कुछ गरीब लोग होते हैं, उन गरीब लोगों को कुछ वकील यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं सरकार के द्वारा। जो लोग अपना जो केस है खुद नहीं लड़ सकते, न्याय तक पहुंचने के लिए सरकार उनको यहां पर वकील प्रोवाइड कराती है। तो ये हमारे आर्टिकल 39A की भावना के अनुरूप है और ये यहां पर इस चीज की गारंटी देता है। कोर्ट ने जो इस मामले में बोला, ये गुजरात वाला जो मामला था, इसमें कोर्ट ने अपनी कुछ इंटरप्रिटेशंस दी और कोर्ट ने यहां पर ये बोला कि आप जो पार्टी इन पर्सन के तौर पर कोर्ट के अंदर आके अपने मामले की सुनवाई करने की बात खुद कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो पार्टी इन पर्सन बनने की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपका एक अधिकार नहीं है। ये पार्टी इन पर्सन किसी व्यक्ति को बनाना है कि नहीं बनाना, ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो याचिका करता है उनकी कानूनी समझ, उनकी भाषा की इफिशियंसी कैसी है, प्रक्रिया की समझ उनको कितनी, इन सब के आधार पर कोर्ट इस बात को तय करेगा कि आपको पार्टी इन पर्सन बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ फेयर ट्रायल और इफेक्टिव जो हमारे एडजुडिकेशंस हैं, उनकी बात यहां पर करी जाती है कि जो न्यायालय है, न्यायालय का कर्तव्य केवल सुनना नहीं है, बल्कि वो न्यायपूर्ण और प्रभावी निर्णय देना है। अब इस प्रभावी निर्णय में इंग्लिश कैसे कामगार हो रही है साहब, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब जैसे मान लो कोर्ट की कार्यवाही केवल और केवल इंग्लिश में होती है और ये व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानते, तो भाषा के बैरियर होने की वजह से इस व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होगा कि भाई जो दलीलें हैं, उन दलीलों का सही से वो उत्तर नहीं दे पाए, अपनी चीजों को अच्छे से नहीं रख पाए भाषा के बैरियर की वजह से, तो ये भी उनके जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, उनका वायोलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसा मैंने बताया कि गलत या फिर अधूरी प्रस्तुति अगर वो कर पा रहे हैं भाषा की वजह से, तो ये लॉस अल्टीमेटली उनको ही होगा। इसलिए जो कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट है, इसका उद्देश्य प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ हार्म इन लिटिगेशन, यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ समस्याओं की वजह से या फिर कुछ बाधाओं की वजह से आप अपना ही नुकसान यहां पर कर लें। अब बात आती है संविधान ने इस इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोविजंस कहां से करे। जब हमारा संविधान सभा के सामने क्या चैलेंज है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट की भाषा के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा को इंग्लिश में ही संविधान के द्वारा यहां पर निर्धारित करा गया है कि उनकी जो कार्यवाही है पूरी इंग्लिश के अंदर होगी। 348 अनुच्छेद है, वहां पर जो हाईकोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश हमें देखने को मिलेगी। इसकी जो कार्यवाही है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, यानी कि जो अन्य भाषाओं में भी कार्यवाही करी जा सकती है, लेकिन वो राज्यपाल और राष्ट्रपति उनकी पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। हालांकि कार्यवाही किसी और अदर लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन फिर भी जब अंतिम निर्णय लिखा जाएगा हाईकोर्ट का, तो वो अल्टीमेटली इंग्लिश का ही यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आएगा कि जब भारत में आम लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं, तो अदालतों की जो भाषा है उसको यहां पर इंग्लिश में क्यों रखा गया। जैसा कि सबने शुरुआत में इस चीज को सोचा होगा कि भाई क्यों हमने इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज्यादा जो तरजीह है वो हमने यहां पर दे दी। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा के सामने क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को गढ़ने की यहां पर देखेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा हिस्टोरिकल एंगल है, उसे हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स थे देश के अंदर, और जब अंग्रेज थे तो हमारी जो कानून व्यवस्था थी उस समय पर, जो हमारा कानून प्रणाली, कोर्ट, लॉ, सब कुछ ब्रिटिशर्स के ही अकॉर्डिंग था। आईपीसी, सीआरपीसी, न्यायालय, सब कुछ जो था वो अंग्रेजों के हिसाब से था। जैसे हम आजाद हुए, अब आजादी के बाद ऐसा नहीं था कि प्रैक्टिकलिटी ये नहीं थी कि एक झटके में हम पूरी प्रणाली को, अंग्रेजों वाली जो व्यवस्था अपना रहे थे उसको नया लेके आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने उस समय पर यहाँ पर बने हुए थे। तो ये एक औपनिवेशिक विरासत है, ये सच है, इस चीज को हम सब जानते हैं कि वो व्यवस्था को ही हमने अपनाया था, आगे हमने उससे प्रोसीड करा था, इस वजह से इंग्लिश को हमने यहाँ पर कंटिन्यू रखा। दूसरा रीजन है एक संवैधानिक कारण, अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। हमारे जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उनके सामने कुछ सवाल थे,
वो ये सोच रहे थे बैठ के कि यार ये बताओ कि अगर हम इस औपनिवेशिक विरासत की बजाय कोई और भाषा चुने तो वो भाषा कौन सी हो, क्योंकि हमारे देश में तो डाइवर्सिटी ही इतनी है, हर राज्य में अपनी अलग भाषा है, अलग अलग बोलियां हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर चेंज होती हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, हर राज्य की भाषा अलग है। किसी एक भारतीय भाषा को चुनना राजनीतिक और सामाजिक टकराव यहाँ पर यह पैदा कर सकता था। इसलिए अंग्रेजों को न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया, यानी कि इंग्लिश को एक ऐसी लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया, यानी कि जो कोई ये नहीं कि क्लेम कर सकता कि ये कौन सी भाषा है या फिर ये कोई और दूसरी भाषा है, राइट। तो ये थोड़ा सा हमें यहां पर इस चीज को लेके समझना होगा, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने एक पूरा बड़ा चैलेंज था। थोड़ा सा समझने की बात करें कि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इंग्लिश के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरे देश के मामलों को सुनते हैं, एक ही फैसले को केरल, गुजरात, नागालैंड सब जगहों पर लागू होना होता है। अंग्रेजी सब राज्यों के जो जज हैं वो यहां पर समझ रहे होते हैं। कानून की एक रूप व्याख्या है जो इंटरप्रिटेशन है वो संभव हो पाती है इसकी वजह से। तो पुराने फैसलों पर जो निर्भरता है, क्योंकि हमारे जो पुराने फैसले उनका भी हमें रेफरेंस लेना पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग जो इंग्लिश है उस इंग्लिश को यहां पर अपना रहे होते हैं। अब क्या जो इंग्लिश है जैसा हम क्लेम करते हैं या फिर जैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्या न्यायालय के अंदर जो इंग्लिश भाषा है वो इंग्लिश भाषा आम जनता के खिलाफ है? तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। क्योंकि आम जनता जब न्यायालय के सामने पहुंचती है तो उसका पहला दरवाजा होता है जो हमारे निम्न स्तर पर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स वगैरह होते हैं। वहां पर ऐसी जो आम जो स्थानीय भाषा है उसमें कार्यवाहियां होती हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश क्यों? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाई लेवल के मामले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में संविधान की इंटरप्रिटेशन के मामले और ज्यादा क्रिटिकल मामले आते हैं, जिनमें ज्यादातर विशेषज्ञ हैं वो उन मामलों को वहां पर देख रहे होते हैं, एडवोकेट्स वगैरह हैं वो उन मामलों को देख रहे होते हैं। तो आम जनता का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं होता। जहां पर नीचे के कोर्स में आम जनता का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर उन भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। तो एक ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पॉलिसी मेकिंग और इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट्स हैं वैसे, यानी कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लेके आ रही है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करना है तो डायरेक्टली जनता तो वहां पर नहीं रहेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या हम हमेशा इंग्लिश पर ही रहने वाले हैं या फिर कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि अन्य लैंग्वेज भी आएंगी? बहुत सारे जो कोर्स हैं, आज के समय पर एआई का जमाना है, एआई का समय है, ट्रांसलेशन की जो बहुत इजी हो गई हैं सारी चीजें। तो आज के समय पर धीरे धीरे लेकिन सावधानी से हाँ भाषाएं जो क्षेत्रीय स्तर पर वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, और बहुत सारे कोर्स एआई की मदद से जो अपने फैसले हैं उन फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोवाइड करा भी रहे हैं। तो ये मामला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली न्याय तक लोगों की पहुंच भी यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन अगेन कोर जुडिशियल जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर अंग्रेजी ही अभी रहेगी, जिसमें बदलाव की लगभग शून्य संभावना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये था पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मुद्दा। ना अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। 17,999 के अंदर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को खरीद सकते हैं। 60% का ऑफर है, ये ऑफर आज रात तक के लिए है। SSYT लाइव ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। GS, CSET, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। 17,999 से चीजें शुरू होती हैं। हमारा जो बैच है 31 जनवरी से नए जो बैचेस हैं वो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। और अगर आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं 1999 के अंदर, 2000 रुपए के अंदर आपके घर तक आपको जो टेस्ट हैं वो टेस्ट मिलेंगे, जिनको ऑफलाइन आप अपने घर पर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।